आदित्यपुर के सभी साथियों, 1956 में भाषा के अनुसार राज्य के बंटवारा के समय एक ऐसी परिस्थिति उपस्थित थी कि डिमना लेक पश्चिम बंगाल में था और भाषा के अनुसार हो सकता था सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट भी बंटता, लेकिन यहाँ के नागरिक, यहाँ के रहने वाले लोग में एक ऐसी भावना थी और मुझे लगता है कि वो भावना टाटा स्टील के कारण थी कि हमें एक साथ रहकर इस्पात बनाकर स्वदेशी भावना को आगे बढ़ाना है। परिस्थितियाँ जितनी भी बिगड़ी हो, उस समय पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री थे स्वर्गीय डॉक्टर विधान चंद्र राय, और वैसे ही बिहार के श्री डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, दोनों ने बैठकर फैसला किया और डिमना नहीं पटमदा का क्षेत्र आपके पास आ गया। ज्ञात हो कि पहले धनबाद सब डिवीजन था और पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट था। भाषा के अनुसार जो बंटवारा हुआ उसमें कुछ लाभ हुआ, कुछ हानि हुई, वो हम नहीं बोल सकते। लेकिन उस समय मूलतः जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैंने हाल ही में स्टील मैन इन इंडिया नामक किताब किंडन साहब के द्वारा लिखित पढ़ी है कि आरंभ में टाटा स्टील सीडी में काम कारखाना लगाना चाहता था, लेकिन तत्कालीन राजा ने, सरायकेला के राजा ने मना कर दिया कि इस्पात के कारखाना लगाने से ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन होगा, हमारे जो संस्कृति है उस पर बहुत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उसमें बहुत विदेशी लोग आए थे काम करने के लिए। खैर, उससे अच्छी जगह साक्ष्य में मिल गई, लेकिन लगाव टाटा समूह का हो या पदाधिकारियों को हो, सिंधी से सरायकेला से जुड़ा हुआ था। एक तो खरखाई नदी के पूरब में जमशेदपुर, पश्चिम में सरायकेला, इसलिए भविष्य में जगह की कमी नहीं हो। आज हमारे जो इम्प्लाई श्रमिक कहाँ रहे, हमारे छोटे छोटे अनुषंगिक उद्योग जब कारखाना में उपकरण बनाने की ज़रूरत होगी, उसका मॉडर्नाइजेशन होगा तो कहाँ जाएगा। इसलिए बिहार सरकार ने डॉक्टर सरकसन सराय की सोच थी, उसमें बहुत सा समझदारी और सोच का काम किया तत्कालीन मैनेजिंग डायरेक्टर श्री RS पांडे ने, और आदित्यपुर में जमीन को अधिग्रहण करने का प्रारंभ हुई और उस समय आदित्यपुर को बिहार रिस्ट्रिक्शन लैंड यूज एक्ट के अंदर में कंट्रोल्ड एरिया स्थापित किया गया, यानी 53 स्क्वायर माइल, करीब करीब 34,000 एकड़ जमीन में उस तत्कालीन स्पेशल अफसर आदित्यपुर डेवलपमेंट के वे कंट्रोलिंग अथॉरिटी थे कि वहाँ पर अगर कोई घर बनाना हो, तोड़ना हो, परिभाषित करना, स्वयं कर सब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो नक्शा पास नहीं करा रहा है, लेकिन लैंड यूटिलाइजेशन प्लान जो सरकार बनाएगी उसी के अनुसार आपको काम करना है। बहुत दिन तक हुआ भी, बिहार सरकार ने तो आदित्यपुर डेवलपमेंट को आदित्यपुर में अथॉरिटी बना दिया, चीफ सेक्रेटरी थे, बहुत सी बातें हुई।
लेकिन जिस तरह से जमशेदपुर का विकास हुआ है, उस तरह का विकास सारी परिस्थितियों के बावजूद भी आज आदित्यपुर का नहीं हुआ। जबकि हिंदुस्तान भर में, पूरे भारतवर्ष में आडा अपने तरह की अलग अथॉरिटी थी। आडा के मैनेजिंग डॉक्टर को नगर निगम के कानून के अंदर म्युनिसिपल पावर भी व्यस्त था। अभी देख रहे हैं कुछ दिनों तक आदित्यपुर में जब नए नए मकानात बनते थे तो उसका अप्रूवल आदित्यपुर विकास देता था, क्योंकि मास्टर प्लान बना हुआ किधर क्या बनेगा। फिर जब नगर निगम हो गया या नगर पालिका हो गया, नगर निगम के पास आ गया और ज़्यादा रोज ही आप समाचार पत्रों में सुनते होंगे, पढ़ते होंगे। इस पर हमारे आदित्यपुर में एशिया, इसरो, कभी कभी चैम्बर के पदाधिकारी भी बराबर इतराज करते हैं कि आदित्यपुर के जो इंडस्ट्रीज है उस पर होल्डिंग टैक्स नहीं लगना चाहिए। स्वाभाविक है, वो इंडस्ट्रियल एरिया है, उसमें लेआउट प्लान अप्रूव करता है आदित्यपुर के अफसर, मैनेजिंग डॉक्टर या उनके अधिकृत पदाधिकारी। वो करते हैं झारखंड लैंड रिस्ट्रिक्टेड यूजेज एक्ट के अंतर्गत कि ज़मीन का कैसे यूटिलाइजेशन होना चाहिए, और नक्शा पास करता है चीफ फैक्ट्री इंस्पेक्टर। नक्शा जो पास करता है चीफ इंस्पेक्टर, अपने पैसे से हो या सरकारी पैसा से हो, बैंक के पैसा से हो, आप बिल्डिंग बनाते हैं, उसमें मेरे समझ से नेचुरल जस्टिस है कि नगर निगम को होल्डिंग टैक्स नहीं लगाना चाहिए। लेकिन नगर निगम की उसकी गलती नहीं है। नगर निगम जो स्वायत्त सिर्फ गवर्नमेंट है, जो स्वायत्त संस्था है, उसमें अधिकार उसको लगाने के लिए, यहाँ के लिए असेंबली है वो। लेकिन गलती कहाँ हो रही है कि हमारे यहाँ जितने आदित्यपुर के इंडस्ट्री से या एशिया या सब संस्थाएं हैं, इस बात को उठाते हैं इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर के पास, इंडस्ट्रीज के सेक्रेटरी के पास। उनको कोई अधिकार इसमें नहीं है करने के लिए। यह मामला है नगर विकास का। अगर आदित्यपुर के मैनेजिंग डायरेक्टर को आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के संविधान या प्रारूप के अंतर्गत कानूनी रूप से उनको पावर, म्युनिसिपल पावर, तो जब नगर पालिका गठन हो गई विधिवत, तो उस पावर को विलोपित करना चाहिए। मेरे समझ से, हम उतनी जानकारी नहीं रखते हैं, आदित्यपुर छोड़े हुए हमको 82 में छोड़े थे, जमाना हो गया। लेकिन उस समय थे तो हम पालन होता था, देखते थे पालन होता है कि कहीं न कहीं दुविधा को ख़त्म करना चाहिए। लेकिन मैंने बहुत अध्ययन किया है और भारत के संविधान के अंतर्गत जो 74वां संशोधन हुआ है, उसके अंतर्गत कोई इंडस्ट्रियल हाउस अगर कोई कारखाना स्थापित करता है, अपने वर्कर के लिए, अपने अफसर के लिए वहाँ घर बनाता है, कॉलोनी बनाता है, उसको इन टाउनशिप के रूप में, इंडस्ट्रियल टाउन के रूप में प्रदेश के गवर्नर, महामहिम उसको घोषित कर सकते हैं। उसका मतलब कि उसमें सरकार आपको कोई मदद नहीं करेगी। तो सरकार कोई मदद नहीं करेगी। जैसे अभी मामला चल रहा है इंडस्ट्रियल टाउनशिप घोषित करने के लिए जमशेदपुर को कुछ सरकार कमेटी बनाएंगे। मेरा तो अपना मानना है कि आदित्यपुर में जहाँ जहाँ जमीन अधिग्रहण कर एक एरिया डिसाइड करिए कि जो इंडस्ट्रियल एरिया आदित्यपुर कांदा रोड के बाएं तरफ इंडस्ट्री है, दाहिने तरफ कमर्शियल है,
दाहिने तरफ होने मत दीजिए कमर्शियल इंडस्ट्रीज, बाएं तरफ जो जैसे है उसको इंडस्ट्रियल टाउनशिप घोषित करिए। और जब हम जमीन ले खरीदते हैं तो उसका पैसा देते हैं, जब उसमें आधारभूत सुविधा डेवलप करते हैं तो उसका भी पैसा लेते हैं। पैसा जब हम लेते हैं तो फिर सरकार के पास क्यों जाते हैं कि हमको जब रोड बना के दीजिए, पानी दीजिए, हम पैसा दे चुके हैं तब हमको जमीन मिलता है। तो आप पैसा देते हो, सरकार दूसरी जगह ट्रांसफ़र करती है। अगर वो पैसा हमको यही ट्रांसफ़र हो जाए तो आधारभूत सुविधा में कोई कमी नहीं होगी। एक दूसरी बात है कि आप अभी सरकार के नियम के अंतर्गत आपकी शुद्ध कमाई का मुनाफा का 2% खर्च करना है आपको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत। आदित्यपुर में करीब करीब जो भी कारखाने हैं सब इनकम टैक्स देते हैं, चाहे साल में 100 रुपया हो या 100 करोड़ हो या 10 लाख हो, उन्हें ज़रूर फायदा होता है, दिखाना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है CSR एक्टिविटी के अंदर। अगर वो सारा CSR एक्टिविटी का पैसा आदित्यपुर से हम ग्रहण करते हैं, कमाते हैं, आदित्यपुर के विकास पर खर्च करें, इंडस्ट्रियल एरिया के विकास पर खर्च करें, आदित्यपुर में नहीं, इंडस्ट्रियल एरिया कमाती है। और इंडस्ट्रियल एरिया को अगर हम टाउनशिप डिक्लेयर कर दें, उसी में खर्च करें तो पूरी सरकार हमारी हो जाएगी, हमको किसी जरूरत नहीं पड़ेगी। बिजली की चकाचक होगा, रोड बढ़िया होगा, गाड़ी को खड़ा करने की जगह होगा, श्रमिक के लिए अस्पताल होगा, सारी सुविधा हम कर सकते हैं। ये करने की ज़रूरत है। ज़रूरत क्या हो गई कि हमको कमी होती है कि एक ज़मीन में गड्ढा हो गया, रोड नहीं है, अरे पैसा हम जब देते हैं उसका तब हमको आप ज़मीन देते हैं, करीब करोड़ों रुपये पर एकड़ ज़मीन का हम कॉस्ट देते हैं आपको। और जब कॉस्ट देते हैं तो 10 वर्ष के अंदर आप बिजली पानी देते हो। आप तो बिजली चाहिए तो उतनी बिजली मिल नहीं रही है। ये शायद हम समझते हैं हिंदुस्तान का दूसरा शहर है जहाँ डुअल सिस्टम है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का भी बिजली ले सकते हैं और टिस्को भी बिजली ले सकते हैं। तो जो टिस्को की बिजली है अच्छी है, स्वाभाविक चीज़ है, पैसा दोनों का बराबर है। इधर तो सुन रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कुछ बढ़ाने जा रहा है, जो हमको बराबर है सुविधा, तो जितनी चाहे बिजली जिसको दे नहीं सकती है, जिसको भी बिजली खरीदती ही देती है। जिस रफ्तार से बिजली का रिक्वायरमेंट जिसको का बढ़ रहा है उस रफ्तार से जिसको दे नहीं सकते बिजली, जब तक ही उत्पादन नहीं करे या कोई परमानेंट सोल्यूशन निकाले कि हम इतनी बिजली खरीदेंगे तो हम बेचेंगे, क्वालिटी बढ़िया है उसका, सबको बिजली देता है। सरकार का पैसा दे न दे, टिस्को का पैसा जो जिस दिन डेट है उस दिन पेमेंट करना बिजली कर जाए। हाँ, हालांकि एक बात ज़रूर है, पहले जिसको भी जो बिजली मिलती थी तो जिसको का एम्प्लॉई किसी को कॉन्ट्रैक्ट में दिया हो, जो दिया हो, वो लोग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस देखने आता था, हर 3 दिन में एक सेमिनार करता था कि बिजली कैसे कम करिएगा। तो ये सारी चीज़ें वहाँ भी कमी है, खर्चे ज़रूर है, सब कुछ चाहता है कि मुनाफा हो, कम से कम हमको जो खर्चा लगता है उतना पैसा मिले। ये ज़रूर है कि लाइन लॉस जिसको कि बिजली में कम होता है, इसलिए उनकी क्वालिटी है। ये सारी चीज़ें देखते हुए मेरा अपना अनुभव के आधार पर यह है कि आदित्यपुर के जो औद्योगिक संस्थान है उनको टेक्निकल व्यक्ति को मिलकर, उद्योग विभाग हो, नगर पालिका हो, नगर विकास हो, सारे को मिल करके प्रशासन को मिल के इसको सोचना चाहिए कि क्या हम आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर जो ज़मीन अधिग्रहण करते हैं बाएं तरफ और वहाँ हम आधारभूत सुविधा बना करके लोग के लॉट करते हैं, उसका पैसा लेते हैं, तो इसको हमको संविधान के 74वें जो संशोधन उसके अंदर में इसको इंडस्ट्रियल टाउनशिप घोषित करना चाहिए। ये परमानेंट सोल्यूशन है। अदरवाइज जो नगर विकास है उसको अधिकार है, स्वाभाविक जो चिट्ठी लिखेगा। आप बोलते भाई आप तो हमको नक्शा नहीं पास करते हैं, ये नहीं कि वो जुबानी खर्चा से नहीं होने वाला है। इस पर सरकार को
को नागरिक को बहुत सीरियस होकर सोचना पड़ेगा कि क्या इस पद्धति को हम लागू कर सकते हैं, ये परमानेंट सोल्यूशन होगा। हम अपील करते हैं यहाँ के उद्योगपतियों से, उद्यमियों के संस्थानों से, उद्योग विभाग से, आडा से और उद्योग मंत्री से या माननीय मुख्यमंत्री से कि इस पर कोई कमेटी गठित कर इस पर अध्ययन कराइए, ये परमानेंट सोल्यूशन होगा और आपके रेवेन्यू का भी बचत होगा।